हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि चैप्टर 3 के NCERT से सेलेक्ट किया गया है। परीक्षा में कई बार आ चुका है और आता भी है, तो इसको हम आज अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो बच्चों, मेंडलीव के आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सबसे पहले जब तत्वों की खोज होने लगी तो हमें आवर्त सारणी की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम अच्छी तरह से आवर्त सारणी के द्वारा सभी तत्वों का कम समय में अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहले वैज्ञानिक डाबेराइनर जी आए और आवर्त सारणी प्रदान किए। वैज्ञानिक डाबेराइनर जी आवर्त सारणी तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम मतलब कि 3 तत्वों का समूह बनाकर रखे और बोले कि तीनों का भार बीच वाले के भार के बोले कि 3 तत्वों को ग्रुप में रखे और तीनों तत्वों का भार बीच वाले के भार के बराबर होता है। तो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर भी व्यवस्थित किए, जो कि त्रिक नियम दिए, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाई। बीच में हेलिक्स नाम के वैज्ञानिक भी आए। उन्होंने भी आवर्त सारणी तो नहीं बना पाए, लेकिन उनका भी नियम विशेष खास नहीं रहा। उनसे थोड़ा सा स्पष्ट अगला आए वैज्ञानिक न्यूलैंड ने, उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा? न्यूलैंड का अष्टक नियम दिए। तीसरा वैज्ञानिक, उन्होंने संगीत के 7 स्वर, संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर पहले स्वर का अनुसरण करता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर हैं और फिर सा आएगा जो पहले स्वर का अनुसरण करेगा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा फिर पहले का अनुसरण कर रहा है। इसी क्रम में उन्होंने 7 तत्वों को क्रम बना के जमाए और बोले 8वां जो तत्व है पहले तत्व का जो है अनुसरण करेगा, मतलब पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब कि संगीत के 7 स्वर के भांति उन्होंने तत्वों को रखा और बोला 8वां जो आएगा तो पहले के समान गुणों का प्रदर्शित करेगा। हालांकि इन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही जमाया, लेकिन कैल्शियम तक जमा पाए, लेकिन आगे जा कर के इन्होंने गलत कर बैठे और इनका जो नियम था फाल्स सिद्ध हुआ। इसके बाद अगला वैज्ञानिक आए लोथर मेयर नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही एक सारणी बनाए, लेकिन सारणी तो नहीं बनाए, एक वक्र टाइप से बनाए। उस वक्र में उन्होंने कुछ टाप और ढलान वाले जगहों में तत्वों को रखा, लेकिन परमाणु भार के आधार पर ही रखा, लेकिन उतना सफल नहीं हो सका। फिर अगला वैज्ञानिक मेंडलीव जी आए, जो कि उनका भी जो नियम था परमाणु भार के आधार पर ही था। उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाए और उनका आवर्त सारणी आज कुछ सीमा तक हद तक मान है, जिससे एक हमें नई रास्ता के निर्माण हुआ। तो दोस्तों, अभी आप जाने पहले वैज्ञानिक तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए आवर्त सारणी के लिए कौन से आए, आप याद कर लीजिए। एक बार पुनः याद करते हैं। डाबेराइनर जी आए जो त्रिक नियम दिए। इसके बाद हेलिक्स बीच में आए। इसके बाद न्यूलैंड जी आए जो अष्टक नियम दिए। इसके बाद लोथर मेयर नाम के वैज्ञानिक आए जो वक्र के रूप में प्रतिपादित किए, लेकिन सफल इनका नहीं रहा। और फिर मेंडलीव जी आए जो कि कुछ हद तक सफल रहा। और फिर बाद में लास्ट में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जी आए, जो कि सर्वमान्य है। तो हम पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी को देख लेते हैं, जो परमाणु भार के आधार पर रखे थे, क्या कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों, बिना समय गंवाए। अभी आपको पूर्व में जो था उनको हम याद किए। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखते हैं। वैज्ञानिक मेंडलीव ने सन 1869 में
तत्वों का वर्गीकरण करने से पूर्व एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ये जानकारी के लिए दोस्तों, कोई परिभाषा नहीं है, डिफिनीशन यहाँ से है। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये उनका नियम है, इसको आप याद रखिए। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो तत्व हैं उनके दो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। ये दोनों गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाने से उनका जो गुण है, समानता है, उनमें अच्छी तरह से समान रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है ना, मतलब आवर्ती फलन होते हैं। तो एक बार और पढ़ते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आपको यह याद हो गया होगा। तो इतना ही लिखना है इसके नियम में। अगला देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी का विवरण। तो विवरण देखते हैं, पहले आवर्त सारणी को देखते हैं, इसके बाद हम इसको लिखते हैं। तो बच्चों, ये मेंडलीव का आवर्त सारणी है। इसमें समझते हैं कि 7 आवर्त होते हैं और वर्ग 8 होते हैं और एक शून्य समूह बाद में जोड़ा गया तो 9 वर्ग कहलाए। ठीक है ना, 8 वर्ग हैं लेकिन लास्ट में शून्य समूह एक जोड़ा गया, वो भी गिनती आ गया तो 9 वर्ग। और 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं। ठीक, तो पहले आवर्त को देख लेते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम देख रहे हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसको आप गिन सकते हैं। 8 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें भी 8 तत्व हैं दूसरे तीसरे आवर्त में। तो इसे लघु आवर्त बोलते हैं। दूसरे तीसरे को, पहला को अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, और चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। आप इसको गिन सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 18 तत्व हैं। किसमें? चौथे और पाँचवें में। इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। यानी चौथे पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है ना। और छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं, जिसे दीर्घ आवर्त तत्व कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। लेकिन हम इसमें 18 तत्व ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना। 14 तत्व जो लेंथेनम के बाद है, वो 14 तत्व कहाँ गए हैं? एफ ब्लॉक में चले गए हैं, लेंथेनाइट कहलाते हैं। तो ये 14 तत्व कट गए तो कितना बचा? 18। 32 में 18 बचे हैं छठवें वर्ग में, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वां जो आवर्त है, इसको भी अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, लेकिन अति दीर्घ आवर्त अपूर्ण आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त कहते तो हैं, लेकिन इसमें अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहते हैं 7वें को, क्योंकि इसमें 28 तत्व ही दिखाई देते हैं केवल अभी तक। उसमें भी कुछ रेडियो एक्टिव हैं। इसमें से भी 14 तत्व एक्टिनियम के बाद कटकर एक्टिनाइट बन गए हैं। तो इस प्रकार इसमें 28 ही तत्व हैं, जो कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट यहाँ नीचे रखा गया है 14 तत्व। तो इस प्रकार आवर्त की आपको जानकारी हुई। अब हम वर्ग की जानकारी करते हैं। वर्ग कितने हैं? 8 वर्ग हैं। एक शून्य समूह बाद में जोड़ा गया जो 9 हो गए वर्ग कुल। अब 1 से 7 तक वर्ग को 2 उप समूह में विभाजित किया गया है, ए और बी में। ए और बी में विभाजित किया गया क्योंकि इसमें कुछ समान प्रकार के तत्व थे और कुछ असमान प्रकार के तत्व थे। तो समान प्रकार के ए में और जो असमान थे बी में रखा गया। तो 7 तक ए और बी में विभाजित कर दिया गया वर्गों को। और 8वां वर्ग जो है, इसमें 3 तत्वों को रखा गया है और शून्य समूह वाले 9 में रखा गया है। इस प्रकार 9 वर्ग हुए
और 1 से 7 आवर्तक 2 समूह में विभाजित हुआ। 8वां को 3-3 वर्ग में रखा गया। इस प्रकार 9 वर्ग और 7 आवर्त हुआ। आवर्त की जानकारी हुई और वर्ग की जानकारी हुई। आई होप ये टेबल समझ में आया होगा, ये आवर्त सारणी मेंडलीफ जी का समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं विवरण। आवर्त सारणी के विवरण देखते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। पहले को अति लघु आवर्त कहा जाता है, अति लघु आवर्त। दूसरे को लघु आवर्त कहा जाता है, जो कि 8 तत्व हैं। चौथे 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, ये दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। यद्यपि इसमें 18 तत्व ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु लेंथेनर श्रेणी के 14 तत्व भी वस्तुतः इसी आवर्त के सदस्य हैं, अतः इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। 7वां आवर्त एक अपूर्ण दीर्घ आवर्त है, जिसमें अभी तक 28 तत्व ही ज्ञात हैं। इसे कुछ तत्व रेडियोधर्मी हैं। इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कई रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, मतलब कई खाने रिक्त हैं अभी तक। इस प्रकार आवर्त के बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप के बारे में। इसी को वर्ग, समूह, ग्रुप कहते हैं। तो मेंडलीफ के समय में केवल 8 वर्ग थे, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि उस समय निष्क्रिय गैस ज्ञात नहीं थी। इनकी खोज होने के बाद सारणी में एक और वर्ग जोड़ा गया, जिसमें केवल निष्क्रिय गैसें हैं। इसे शून्य वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 9 है। 1 से 8 वर्ग तक हैं और एक शून्य वर्ग हैं। 0 और 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग 1 से 7 तक 2 वर्गों ए और बी में विभाजित हैं, जो कि एक वर्ग के सदस्यों के गुणों में समानता है, कुछ में भिन्नता है, इसलिए 2 उपवर्ग ए और बी बनाए गए हैं। तो ए वर्ग के बारे में डिटेल रहा, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, एक सुंदर नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से मेंडलीफ का आवर्त सारणी का नियम और आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी विवरण अभी प्राप्त हुआ। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता देख लेते हैं, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता जरूर आता है। तो पहला क्या है? तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। मतलब कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता मतलब यूजफुल, तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। मतलब कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी बन गई तो तत्वों की अध्ययन में हम आराम से सुविधापूर्ण कर सकते हैं। एक तत्व की अगर गुण जानकारी हुई तो उस वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों में को केवल 7 आवर्तों 9 वर्गों में वर्गीकृत हो जाने से इन वर्गों का अध्ययन सरल हो गया। अब प्रत्येक तत्व के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा हुई, सरल हुई। अगला नंबर है नए तत्वों की खोज में। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए। तो नए तत्वों की खोज में कैसे सहायक हुई कि कुछ मेंडलीफ ने नए अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन स्थानों पर कुछ होने वाले तत्वों के विषय में उसने इनके गुण सहित पहले ही भविष्यवाणी की थी। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तब इन तत्वों के गुण लगभग वही पाए गए जिनकी मेंडलीफ ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम ऐसे ही तत्व हैं जिनकी बाद में खोज हुई। ठीक है ना, इसको याद रखिए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। मतलब कि जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना रहे थे तो कुछ तत्व की पहले ही भविष्यवाणी कर दी और खाली स्थान छोड़ दिए थे, जो कि बाद में खोज हुई तो वहीं पास फिट बैठी, उनकी भविष्यवाणी करेक्ट बैठी। तो इस प्रकार उन गुणों के अध्ययन में सहायक हुआ, मतलब तत्वों के अध्ययन में सहायक हुआ। अगला नंबर है तीसरा, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता। ये फार्मूला है, इसके द्वारा परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता, जो कि सारणी देखकर ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना, इसे मतलब कि सारणी देखकर ज्ञात की जा सकती है, से गुणा करने पर इसकी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। ठीक,
अगला नंबर है संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों के संशोधन में। आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया तब क्या किया, उन्हें कुछ ऐसे तत्व मिले जिन्हें यदि उस समय के माने हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान दिया जाता तो आवर्त सारणी की समरूपता भंग हो जाती। मतलब कि जब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण हो रहा था तो कुछ ऐसे परमाणु द्रव्यमान बीच में आए कि उसको जगह अगर दे देते तो आवर्त सारणी बन ही नहीं पाता, समरूपता भंग हो जाती। इसलिए उनको अलग रखा गया, जिसके कारण कुछ कमियां भी हो गई, यानी संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों के संशोधन में कुछ जरूरी हो गई। ठीक, अगला 5वां नंबर अनुसंधान में सहायक। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। यानी मेंडलीफ के आधुनिक सारणी जो है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन मात्र से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ कैसा व्यवहार होगा। इस प्रकार बच्चों ये 5 अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन यानी उपयोगिता हुआ। 5 में आपसे 2-3 पूछ सकता है, जो कि बड़े आराम से याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अब अगला देखते हैं दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष यानी कमियां कुछ रह गई। क्या है? हाइड्रोजन की स्थिति, यानी हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि यह कुछ गुणों में पहले वर्ग के तत्वों से समानता रखता है और कुछ गुणों में 7वें वर्ग के तत्वों से समानता रखता है। इसलिए इसे पहले और 7वें वर्ग दोनों वर्गों में रखा गया है। जैसा कि आवर्त सारणी में देख रहे हैं दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पहले वर्ग में हाइड्रोजन और 7वें वर्ग में हाइड्रोजन रखा गया है। यानी इसका आवर्त सारणी में 2 जगह रखा गया है, जो कि विसंगति यानी कमियां उत्पन्न हो गई। इस प्रकार हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित हो गई, 2 जगह हो गई, तो यह उसकी दोष हो गई। अगला नंबर है तत्वों की व्यवस्था में विसंगतियाँ भी हो गई। जैसे कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान वाले मतलब कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया, जो असंगत है। मतलब अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार के पहले रखा गया, जबकि कम परमाणु भार पहले रखना चाहिए, इसके बाद अधिक वाला, तो उल्टा काम हो गया। यानी आर्गन परमाणु द्रव्यमान जिसका होता है 39.948 को पोटेशियम 39.10 से पहले रखा गया, बिल्कुल रखा गया है। आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया, जबकि आर्गन का पॉइंट में जो परमाणु द्रव्यमान है अधिक है और पोटेशियम का कम है, तो पोटेशियम को पहले रखना चाहिए, लेकिन आर्गन को रख दिए। देखते हैं आवर्त सारणी में, ये देख रहे हैं दोस्तों, आर्गन पहले रखा है और पोटेशियम बाद में रखा है। ठीक, जबकि पोटेशियम का परमाणु भार कम है, 39.1 है, और इसका 39.9 है, 94, तो इसको बाद में होना चाहिए, लेकिन पहले रखा गया है आर्गन को। यानी अधिक परमाणु भार पहले रखा गया, कम वाला बाद में, जबकि पहले कम वाला होना चाहिए, इसके बाद अधिक भार वाला। तो अभी आप देखें दोस्तों कि क्या हुआ काम, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया, ठीक है ना, जबकि पोटेशियम को रखना चाहिए था, लेकिन आर्गन को रख दिया। ये दोष उत्पन्न यानी विसंगतियाँ हो गई। इसी प्रकार कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.93 को निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.71 से पहले रखा गया, यानी इसमें भी विसंगतियाँ हो गई, तो यह उनकी कमियाँ रह गई। अगला समस्थानिकों का स्थान, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में माना गया है, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। बिल्कुल समस्थानिक क्या है? जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। तो परमाणु भार के आधार पर रखा गया, तो इसमें भी विसंगतियाँ हो गई, क्योंकि समस्थानिकों के उदाहरण में जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35 और 37 है, इनके एक ही स्थान पर रखे गए। जब द्रव्यमान के आधार पर रखे गए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 2 जगह रखना चाहिए, 35 और 37 है द्रव्यमान, लेकिन इसको एक ही जगह पर रख दिया गया है क्रमांक को देखते हुए, तो ये उनकी विसंगतियाँ हो गई।
अगला है निष्क्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीफ ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा था, बिल्कुल नहीं छोड़ा था पहले, इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को शून्य वर्ग के नाम देकर सारणी के अंत में रखा गया। यानी निष्क्रिय गैस के लिए हम पहले बताए कि कोई स्थान नहीं दिया गया, 8 ही वर्ग थे, लेकिन 9 वर्ग बाद में जोड़ा गया जिन्हें शून्य वर्ग कहा गया अंत में। ठीक, अब 5वां लास्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में एलेंथेनम के बाद दुर्लभ मृदा तत्वों के गुणों में बहुत समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रखा गया है, जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। मतलब कि आवर्त सारणी के 6वें जो आवर्त में एलेंथेनम के बाद जो तत्व हैं दुर्लभ मृदा तत्वों के गुणों में बहुत अधिक समानता है, फिर भी एक ही स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार से 5 दोष हुए, कमियां हुआ। इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स में बनाकर याद कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, तो इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम पढ़ चुके हैं और इसमें हमें क्या क्या जानकारी हुआ एक बार देखते हैं। आता है क्वेश्चन बन के आएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम लिखिए। तो आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखना है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम हुआ। फिर आएगा, जुड़ के आएगा एक और प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या है, इसके विवरण दीजिए। तो आवर्त और वर्ग का विवरण आप दे देंगे, जितना कहेगा उतना ही करना है। इसके बाद अगर ऐसा आ जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या है, इनकी उपयोगिता और दोष बताइए। तो उपयोगिता और दोष बताएंगे। इस प्रकार 2 प्रश्न बन के आएंगे। मेंडलीफ की आवर्त नियम आएगा ही, लेकिन उधर पूछ देगा विवरण क्या है, एक विवरण नहीं पूछेगा तो उपयोगिता और दोष। तो प्रश्न काफ़ी लंबा है, वीडियो लंबा हो गया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।